बच्चों ये चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स का। CUET का ये 7 चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में क्या तुम लोगों को पता है कि अगर मैं किसी फंक्शन fx फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, वो क्या आता है? स्मॉल fx। तो इसको तुम क्या करोगे? इंटीग्रल का डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रल। तो कैपिटल fx का डेरिवेटिव स्मॉल fx है, तो स्मॉल fx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? कैपिटल f ऑफ x प्लस सी। ठीक है। इंटीग्रल जो होता है किसी भी फंक्शन का यूनिक नहीं होता है, इन्फिनाइट होता है। जैसे अगर तुमने लिखा ना ऐसे करके, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसका मान लिया आ गया तुम्हें कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो सी क्या हमारा? सी इज एनी रियल नंबर। तो ये जो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? यूनिक नहीं होता है, वो क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। इसमें क्या बोल रहा है? द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन आर यूनिक अप टू एन एडिटिव कांस्टेंट। मतलब यहाँ तक यूनिक होता है, उसके बाद अगर सी हमने ऐड कर दिया तो इन्फिनाइट हो गया। ठीक है। व्हेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन p इज इंटीग्रेटेड, द रिजल्ट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन हुज डिग्री इज वन मोर देन दैट ऑफ द p। अगर तुम मान लो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर को तुम इंटीग्रेट करोगे, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, एक डिग्री बढ़ जाएगा। एक्स टू द पावर 3 को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, एक डिग्री बढ़ जाएगा। ये ज्योमेट्रिकली वगैरह दे रखा है, इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो। टू indefinite integral with the same derivative lead to the same family of curve and so they are equivalent। अगर मान लो कि किसी दो फंक्शन का तुमने इंटीग्रल निकाला और उन दोनों फंक्शन के इंटीग्रल सेम आ गया, इसका क्या मतलब है? कि वो दोनों फंक्शन सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ एक्स का इंटीग्रल अगर तुमने निकाला और ये तुम्हें मान लो आ गया जी एक्स प्लस सी, और एच एक्स का इंटीग्रल निकाला, ये भी तुम्हें आ गया जी एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स और एच एक्स का क्या इंटीग्रल? सेम मिला, जी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब एफ एक्स और एच एक्स सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी देख लो। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? सम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एफ एक्स प्लस जी एक्स को इंटीग्रेट करो या दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर दो। अगर इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रल से बाहर ले जा सकते हो। अगर मान लो कि हमें इस टाइप का इंटीग्रल है a1f1x a2f2x से लेके an fnx, तो क्या करेंगे? पहले प्लस पे इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। ये सब बच्चों इंटीग्रल के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो याद होना चाहिए। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है। वन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉस एक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, कॉस एक इंटू एक्स, कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक एक्स। वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ये सब इंटीग्रल देख लो, याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रल्स हैं ये सब। इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन, सब्सिट्यूशन से हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं? वैसे तुम देखो, मान लो कि हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है। सपोज डैट ऐसे लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है और एफ ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके बाद जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे इंटीग्रल लिखा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सब्सिट्यूशन से क्या करते हैं हम लोग? जो इंटीग्रल का है ना, वेरिएबल चेंज कर देते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि हमारा जो इंटीग्रल है वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे मान लो कि सपोज डैट ये इंटीग्रल है हमारे पास, तो इसमें हमने क्या कर दिया? जी एक्स को टी बोल दिया, वेरिएबल चेंज कर दिया, टी बोल दिया। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जी डैश एक्स क्या होगा? डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्रॉस करो तो क्या हो जाएगा? जी डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। अब बच्चे ये जी डैश एक्स डी एक्स को तुम डी टी लिख सकते हो और जी एक्स को क्या लिख सकते हो? टी। तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया? एफ ऑफ टी डी टी में। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो गया, इसे इंटीग्रेट कर लो। यही होता है हमारा बच्चों इंटीग्रेशन बाई सब्सिट्यूशन। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूलाज हैं, ये याद रखना है। यही बात बताया इंटीग्रेशन बाई सब्सिट्यूशन में। ठीक है। टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉजेक एक्स, ये सारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, ये सब तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये सब याद रखना है।
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये सब बता रखा है, मैं एक बार समझा देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है ना पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो सबसे पहली बात याद रखो कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, हमारा प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। जैसे न्यूमरेटर की डिग्री क्या 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या 2। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये दो लीनियर फैक्टर है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। लीनियर फैक्टर को तो ऐसे करते हैं। और मान लो कि अगर ऐसे लिखा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी लीनियर फैक्टर है, एक्स माइनस ए तो लीनियर फैक्टर है बट ये रिपीटेड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब अगर तीन लीनियर फैक्टर है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तीन लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर हमेशा ऐसे होगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी एंड प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हारे पास एक लीनियर फैक्टर भी हो और दो लीनियर फैक्टर हो, एक रिपीटेड हो और एक नॉन रिपीटेड हो, लाइक ऐसे हो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ये तो रिपीटेड है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है। और लास्ट में क्या है कि अगर तुम्हारे पास इस टाइप का हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक तो लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो। ठीक है। तो लीनियर के लिए तो ऐसे आ जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या आ जाएगा, ऊपर एक लीनियर फंक्शन लाइक बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए, सब एनसीईआरटी का रिजल्ट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं वो देख लो। सबसे पहले बात की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम, जब हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, एक फंक्शन एफ एक्स हो और दूसरा फंक्शन जी एक्स हो, इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो इसमें हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानते हैं। किस रूल से मानते हैं, वो आइलेट से। आई किसे रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एल करता है लॉगरिथमिक फंक्शन को, ए रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक फंक्शन को, टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ठीक है। जो पहले आएगा ना, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, मान लो एफ एक्स हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है और जी एक्स हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन हम ले लेंगे एफ एक्स को और सेकेंड फंक्शन ले लेंगे जी एक्स को, इस रूल से लेते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया और होल का इंटीग्रल ले लेते हैं। यही होता है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे, ये बता रखा है। ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। इस टाइप का इंटीग्रल है डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या जैसे ये क्वाड्रेटिक है बिना स्क्वायर रूट के, ये क्वाड्रेटिक है स्क्वायर रूट के साथ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि याद रखना कि अगर क्वाड्रेटिक हो स्क्वायर रूट के अंदर या बिना स्क्वायर रूट के, तो हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्या करते हैं, उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसको ब्रेक करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। अगर तुम इसमें इन दोनों में कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे ना, तो ये सारे फॉर्मूले में किसी, या तो इन फॉर्मूले में किसी में कन्वर्ट हो जाएगा या तो इन फॉर्मूले में किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, उसके बाद रिजल्ट निकाल लो। बस याद रखना है कि क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में हो विथ स्क्वायर रूट और विदाउट स्क्वायर रूट, तो क्वाड्रेटिक का क्या करते हैं,
क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, याद रखना है। इस टाइप का इंटीग्रल हो अगर तुम्हारे पास, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो स्क्वायर रूट के साथ, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सब बेसिक फॉर्मूला एनसीईआरटी का। अब आ जाओ डेफिनेट इंटीग्रल में और एज अ लिमिट ऑफ सम में। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का एज अ लिमिट ऑफ सम, वो ऑलरेडी याद होगा। मान लो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन इस टाइप का है, a से b एफ एक्स डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। a हमारा क्या है, अपर लिमिट, b क्या हमारा लोअर लिमिट, ए है हमारा, b है लोअर अपर लिमिट और a क्या हमारा लोअर लिमिट। तो अगर तुम्हें इसमें यूज़ करना है ना डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, तो उसके लिए क्या लिखोगे, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, h आ जाएगा, फिर आ जाएगा f ऑफ a, फिर क्या होगा f ऑफ a प्लस h से लेके f ऑफ a प्लस 2h से लेके कहाँ तक जाएंगे, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। यही होता है बच्चों, ये होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, जहाँ पे h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस a अपॉन n, एंड h is tending towards 0 implies n is tending towards infinity and vice versa। ये होता है। अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में देख लो क्या होता है, यही फॉर्मूला लिखा हुआ जो भी लिखवाया मैंने, ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या बोलता है, ये इंटीग्रल, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये होता है क्या, एरिया फंक्शन होता है किसी भी, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन है ना, a से b, ये हमारा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, और अगर हमने इस फंक्शन एफ एक्स फंक्शन को a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। यही बात यहाँ बोल रहे हैं। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस, कि अगर हमें a से b तक इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स को, तो एफ एक्स का मान लेते हैं कि एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो ये जो एफ एक्स फंक्शन है ना, ये जो एंटी डेरिवेटिव है, इसका वैल्यू निकाल लो एक बार अपर लिमिट में, फिर माइनस कर दो लोअर लिमिट, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। यही बोल रहा है इसमें सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी 1, 2, ये सब बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, एनसीईआरटी वाला बिल्कुल याद होना चाहिए तुम लोगों को, ये सारी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, इसे सॉल्व करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, नहीं समझ में आए, तो डाउट क्लास में पूछ लेना, और नेक्स्ट डे मैं इसका तुम्हें सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।